Hey guys, welcome to our first video. This is from Code Atlas. We are beginning our new episode series on C programming. So now let's start without wasting our time. So this is the episode 1 and in this we are going to cover chapter 1 introduction to C. So in this chapter basically we have what we use C, what is C, then what is compiler, what is interpreter, then sample program, how to write a program, syntax, and etc. And some functions which we are going to discuss here. So now let's begin. So here chapter 1, introduction to C. If you want to write, you may write, or if you don't want to write, then I sharing this PDF file in description box. You can download over here also. So yeah, let's begin. What is C? Then C is a programming language. Then C was developed by Dennis Rich in 1972 at AT&T Bell Lab, USA. This C program was developed by Dennis Rich in 1972 at AT&T Bell Lab, USA. मतलब एक AT&T नाम की बेल लैब थी, आईटी मतलब आईटी नहीं, प्रोग्रामिंग्स की, जिसमें इन्होंने डेनिस रिच ने हमारा जो सी का प्रोग्राम है, सी जो लैंग्वेज है वो बनाया था. इट वॉज डेवलप बाई यूजिंग बी लैंग्वेज. ये जो सी लैंग्वेज है उसको बी लैंग्वेज के मदद से बनाया गया था. बी लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज बीसीपीएल. जो बी लैंग्वेज है उसको बीसीपीएल कहते हैं. जो बीसीपीएल का फुल फॉर्म है वो नीचे लिखा हुआ है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो बीसीपीएल मतलब बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो बेसिक कंबाइंड मतलब आप तो समझ गए वगैरह, मतलब बेसिक कंबाइंड जो सारे बेसिक्स होते हैं लैंग्वेजेस में, जो पीसी के लैंग्वेजेस है, जो कोडिंग अरे बेसिक है वो उसको बीसीपीएल कहते हैं, मतलब बी लैंग्वेज. और ये जो 70 से 80 पार्ट ऑफ यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें बी लैंग्वेज के जरिए बनाया गया था. जो यूनिक्स ओएस है उसको बी जरिए से बनाया गया था 70 to 80%. We are coming on our next topic, that is why we use C. It is a general purpose language. अब आप तो देखो कहेंगे कि जो C लैंग्वेज है उसको ऑब्वियसली कोडिंग के लिए यूज करते हैं. हाँ, उसके अलावा एक थोड़े जो रीजंस वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर. इट इज़ अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, मतलब ये जो लैंग्वेज है वो एकदम जनरल है सारी लैंग्वेजेस के बीच में. C is a basic language to learn C++, Python, Java, etc. languages. मतलब ये जो C लैंग्वेज है उसको लर्न, मतलब ये जो C++, Python, Java, etc. ये जो सारी लैंग्वेज है उसको आने के लिए हमको C लैंग्वेज आना सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सारा बेसिक है वो C लैंग्वेज में. ठीक है. इट इज़ अ सिंपली ईजी लैंग्वेज. इट इज़ सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज. तो ये जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ईजी भी है और सिंपल भी है. ठीक है. इट गिव्स एन एग्जीक्यूशन वेरी फास्ट. Then it can be help in memory management also. We can create games, then drives, a virus, etc. can make using C. ये जो गेम्स है वो भी बना सकते हैं. फिर ये जो ड्राइव्स है, ड्राइव्स मतलब हम होती है ना, सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव, वो सारी ड्राइव्स हम इसमें से भी बना सकते हैं. फिर वायरसेस ऑफ कोर्स ये भी बना सकते हैं सी लैंग्वेज के जरिए. जो वायरस पहला बनाया था पाकिस्तान से किसी ने बनाया था, मेरे को नहीं पता, वो उन्होंने सी लैंग्वेज के जरिए बनाया था. फिर हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, व्हाट इज कंपाइलर. ठीक है. कंपाइलर क्या है? इट कन्वर्ट्स सोर्स कोड प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एंड गिव्स ऑल लिस्ट ऑफ एरर्स. तो यहाँ पर ये कंपाइलर क्या है ये हमें याद रखना है. ठीक है. कंपाइलर सोर्स कोड है, सोर्स कोड प्रोग्राम. जो हम सोर्स कोड मतलब जो हम कंप्यूटर में इनपुट करेंगे, जो कोड हम कंप्यूटर में लिखेंगे. ठीक है. इनटू मशीन कोड मतलब जो हम कोड लिखेंगे कंप्यूटर में वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा और उसमें जो एरर आएगी उसको हम कंपाइलर कहते हैं. ठीक है. यहाँ पर पूरी डेफिनेशन है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. इट कन्वर्ट्स सोर्स कोड प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एंड गिव्स लिस्ट ऑफ ऑल एरर्स. ठीक है.
अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सेम कंपाइलर जैसा ही है इंटरप्रेटर, बट इसमें क्या है, इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में डिफरेंस क्या है कि दोनों सेम है, ठीक है। सोर्स कोड टू मशीन कोड में जो सारे एरर्स है वो डिफाइन करते हैं, बट ये जो कंपाइलर है वो स्टेप बाय स्टेप एरर डिफाइन नहीं कर पाता, पर जो इंटरप्रेटर है वो कर देता है। अब जैसे हम ये जो सी लैंग्वेज हम जब सीखेंगे यहाँ पर, तो हम यूज करने वाले टर्बो सी प्लस प्लस, ठीक है। टर्बो सी प्लस प्लस एप्लीकेशन का नाम है। तो हम ये यूज करेंगे तो उसमें हमें इंटरप्रेटर ट्रिक देखने को मिल जाएगी, जो स्टेप बाय स्टेप अपने जो हमारे कोड के एरर्स होंगे, सोर्स कोड के एरर, वो हमें स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए, व्हाट इज इंटरप्रेटर। सो इट कन्वर्ट्स सोर्स कोड प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एंड गिव्स ऑल एरर्स स्टेप बाय स्टेप। देखो यहाँ पर मेंशन भी किया है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम। हम सी प्रोग्राम रन कैसे करवाते हैं। सोर्स कोड मतलब ये जो हमने कोड लगा उसके बैकअप फाइल बन जाती है सीपीपी से, उसे सीपीपी जो उसका है वो उसका वो है ड्राइव है, ठीक है, जिसमें वो सेव होता है। ड्राइव मतलब उसका फॉर्मेट है वो। फिर ओबीजे मतलब जिसमें हम वो कोड लिख के सेव करते हैं वो ऑब्जेक्ट फाइल। एग्जीक्यूट जब हम रन करवाते हैं तब, और फाइनल आउटपुट हमें मिल जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, इतना तो हमको क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं है तो आप मैं पूछ सकते कि आपको क्या डाउट है क्या नहीं है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये सारा टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं कि हम इसमें जो कोड है वो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हम कोड लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे। ये कोई पाइथन जैसी लैंग्वेज नहीं है, या फिर हाँ पाइथन जैसी लैंग्वेज नहीं है कि हमने डाला ये इंग्लिश में सिंपल ट्रिक से लिख दिया कि हमें ये चाहिए, तो ये नहीं मिलता। सी लैंग्वेज है, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, हमें काफ़ी कुछ स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, काफ़ी कुछ कोड्स लिखने होंगे, तब जाके हमें ये पता चलेगा कि क्या। तो सबसे पहले हम एक सैम्पल प्रोग्राम देख लेते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं। सिंटेक्स देख लेते हैं। खैर सिंटेक्स पूरा प्रोग्राम तो नहीं लिखेंगे, बट ऐसा सैम्पल सिंटेक्स बताते हैं क्या आपको कि कैसा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, वो हम लिखेंगे सबसे पहले। फिर दूसरा लिखेंगे इंक्लूड कोइनो डॉट एच, ठीक है। फिर हम लिखेंगे वर्ड नेम, फिर आएगा हमारा कर्ली ब्रैकेट, उसके बीच में जो सारा सिंटेक्स हमें लिखना है वो, फिर कर्ली ब्रैकेट एंड। ये देखो गाइस, कर्ली ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट एंड कंप्लीटली होना चाहिए, और इसके बीच में जो सारा लिखेंगे वो ही काउंट होगा। ये ऊपर का होगा बट वो सारा फंक्शन है। ये जो मैंने जितना अभी तक अभी ये जो मार्क किया वो सारा फंक्शन है, ठीक है। अब हमने ये देखा स्टूडियो कोइनो वर्ड मीन, तो उस सारे के जो फुल फॉर्म्स है उसका मीनिंग्स है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडियो है तो उसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। फिर यहाँ पर कोइनो है, उसका है कंसोल इनपुट आउटपुट। फिर यहाँ पर हैशटैग इंक्लूड मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। वॉइड मेन मतलब रिटर्न टाइप है, हम किस टाइप में लिखने वाले हैं, ठीक है। अगर हम C++ करते हैं तो उसमें वॉइड मेन नहीं आता, INT मेन आता है, ठीक है, उसका मीनिंग अलग होता है। फिर यहाँ पर जो मेन है, ये मेन वैसे भी मेन है और ये मेन फंक्शन भी है। तो ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये मेन फंक्शन है अपना, पूरा प्रोग्राम का फंक्शन है। द फंक्शन मेन इज द प्लेस वेर यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस। यहाँ पर देखो लिखता है वॉइड मेन, मतलब हम सी सीखते हैं तो इसमें वॉइड मेन लिखते हैं, C++ सीखते हैं तो इसमें वॉइड INT मेन लिखते हैं, ठीक है। हम जब C+ सीखते हैं तो उसमें वॉइड इंट मेन लिखते हैं। तो ये जो मेन लिखते हैं ना, उसका मेन रीजन यही है कि ये जो मेन है वो सारे प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन बिगिंस करवाता है। यहाँ पर जो हाईलाइट करा है मैंने उसमें भी लिखा है कि द मेन फंक्शन इज द प्लेस वेर यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको ये चीज। यूज ऑफ मोर देन वन मेन फंक्शन इज इलीगल इन अ प्रोग्राम। हम एक प्रोग्राम में 2 या 3 एक से ज्यादा बार हम मेन यूज करेंगे तो वो इलीगल होगा, जबकि हमारा वो जो प्रोग्राम है वो रेडी नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा मेन काउंट करो कौन सा मेन करो, तो एरर ही आ जाएगा भाई, ठीक है। सिंटैक्स एरर या फिर डिक्लेरेशन एरर आ जाएगा। फिर यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है मेन इज अ फंक्शन एंड फंक्शन में नॉट रिटर्न अ वैल्यू।
ठीक है। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम में 2 या 1 से ज्यादा बार मेन लिखेंगे तब वो हमें पूछेगा, मतलब कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा मेन काउंट करना है। ठीक है, तो हम मेन लिखेंगे तो ऑब्वियसली 2 बार फंक्शन, 2 बार मेन लिखेंगे एग्जाम्पल, तो 2 बार फंक्शन काउंट होगा। ठीक है, तो वो 2 बार फंक्शन काउंट होगा तो वो नीचे का जो कोड होगा वो प्रॉपरली एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब जो कंप्यूटर के उसमें हम इनपुट करेंगे 2 बार मेन, तो वो प्रॉपरली वो रीड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मेन काउंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो सारा जो नीचे सिंटैक्स लिखा है वो काउंट होगा भी या नहीं होगा, उसमें काफी सारे एरर्स आएंगे। भाई मैं ये सेंटेंस कहना चाहता है, इफ द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू देन स्पेसिफाइड वॉइड मेन। अगर हम फंक्शन कोई भी मतलब कोई भी ऐसे वैल्यू नहीं डालते फंक्शन में, ठीक है, नीचे फंक्शन आएगा सिंटैक्स में, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं डालते, तो सबसे पहले हमें सबसे एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम वी हैव टू राइट वॉइड मेन, अदरवाइज वार्निंग डिस्प्ले विल बी जनरेटेड। वार्निंग डिस्प्ले विल बी जनरेटेड, ये याद रखना है। अगर हमने कोई भी प्रोग्राम से पहले ये नहीं लिखा वॉइड मेन और 2 ब्रैकेट, तो हमें वार्निंग डिस्प्ले आ जाएगी कि आपने ये नहीं लिखा, और वार्निंग डिस्प्ले में आपको उस टाइम नो क्लिक करो, नो। और जब आप कोड को सेव करोगे तब भी एक वार्निंग डिस्प्ले आएगी, वो अलग और ये अलग है, तब आपको उस टाइम यस क्लिक करना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेन फंक्शन दैट आर डिक्लेरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट में देखते हैं हम, इट कंटेन्स वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन। जो डिक्लेरेशन पार्ट है, हम वॉइड मेन के बाद int करके या फिर फ्लोट करके या फिर ch करके हम लिखेंगे, वो सारा डिक्लेरेशन पार्ट में काउंट होगा, मतलब वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रक्चर, ये सब उसमें काउंट होगा। एग्जीक्यूटेबल मतलब हम जब प्रोग्राम अपना रन कराएंगे तब ये काउंट होगा, दूसरा मेन फंक्शन वहां पर होता है। You can't specify any declaration statement, otherwise declaration is not allowed. Error will generate. हम एक प्रोग्राम में एक से कई बार जो है हम ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट तो कर सकते हैं बट फालतू के ब्रैकेट से नहीं करते। जैसे ये कभी ब्रैकेट हो गया, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर मैंने स्टूडियो STDIO के ऊपर एक और ब्रैकेट लगा दिया एक्स्ट्रा, तो ये काउंट नहीं होगा, ये डिक्लेरेशन एरर में आ जाएगा। या फिर आपका कोई जो सिंटैक्स है उसमें कोई ब्रैकेट मिसिंग है, कुछ भी मिसिंग है, तो वहां पर डिक्लेरेशन सिंटैक्स आ जाएगा या फिर मिसिंग स्टेटमेंट आ जाएगा, इस नाम का एरर आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इन C एवरी स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विथ सेमीकोलन। ठीक है, तो टर्मिनेटेड मतलब जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे सिंटैक्स में, तो वो जो टर्मिनेट मतलब खत्म होगा तब हमें सेमीकोलन यूज करना है। ठीक है, अपर केस एंड लोअर केस आर सिग्निफिकेंट, मतलब जो ब्लॉक लेटर्स होते हैं या फिर स्मॉल लेटर्स होते हैं वो दोनों टोटली इसमें अलग है। जैसे मैंने इधर लिखा कैपिटल में, सारा कैपिटल में लिखा प्रिंट एफ, ठीक है, तो वो एरर हो जाएगा। हमें सब स्मॉल में लिखना है, वो एरर काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम कैपिटल में लिखेंगे प्रिंट एफ तो वो एरर आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का इधर मीनिंग अलग होता है। ऑल द वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद देयर टाइप बिफोर दे आर यूज्ड इन प्रोग्राम। जो सारे वेरिएबल्स हम प्रोग्राम में यूज करेंगे, जैसे मैंने सम वाला प्रोग्राम करवाया, ठीक है, तो हमने ABC लेना है तो नंबर 1 A, नंबर 2 B और सम तो C। ये जो सारे वेरिएबल्स मैंने लिए हैं तो वो हमें पहले ही स्पेसिफाई करवाने होंगे। वॉइड मेन के नीचे ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हम INT करके लिखेंगे या फिर फ्लोट करके, जो भी अपना जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स कहेगा कि हमें कौन सा नंबर चाहिए, उस हिसाब से हम लिखेंगे। तो फिर वहां पर हमें लिखना पड़ेगा कि INT, फ्लोट या कुछ भी होता है तो हमें क्या करना है उस वक्त। ठीक है, कौन सा वो जो वेरिएबल है हमें इनपुट करवाना है। ठीक है, और फिर ये जो प्रोग्राम में फिर हमारी जो एरर्स है वो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एंड हाँ, और एक बात, ये जो सारे वेरिएबल्स हम इनपुट करवाते हैं उसमें हम लोगों को ऐसे नॉर्मल कॉमा यूज करना है, सेमी कॉलन नहीं। और जब काफ़ी जो लूप्स होते हैं, फॉर लूप्स होते हैं, डू वाइल लूप्स, जो लूप्स होते हैं उसमें हम सेमी कॉलन यूज नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर लिखा है इन एवरी सी स्टेटमेंट, मतलब
सभी सी स्टेटमेंट में नहीं, कुछ कुछ सी जो स्टेटमेंट होते हैं या फिर कंडीशंस होते हैं उसमें हम सेमीकोलन यूज नहीं करते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको एपिसोड 2 में, और उस एपिसोड में हम ट्राई करेंगे कि ये जो हमने इतना सीखा उसमें हम कम से कम 11 प्रैक्टिकल जो है अपने कवर कर पाए। तो आज के लिए